हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 9660। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 4 से जो आगे के क्वेश्चन है 5, 6, 7 उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने इतने दिन से यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैं बिजी था खेती बाड़ी में और कुछ शादियाँ थी, उनको अटेंड करके आया हूँ। अब मैं फ्री हूँ। अब आप मेरे साथ मिलकर के जमकर मेहनत कीजिए ताकि आपके वार्षिक परीक्षा 2025 में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि n किसी प्राकृत संख्या n के लिए, आपको प्राकृत संख्या मैंने पढ़ाई है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या बारे में समझिए कि प्राकृत संख्या हमारी कहाँ से चालू होती है। प्राकृत संख्या हमारी 1 से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये कहना चाह रहा है कि n का मान आप इनमें से लीजिए जो मैंने अभी बताई है। प्राकृत संख्या है n का मान, तो यहाँ 6 की घात n है, तो n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार डॉट अनंत तक आप रखिए। फिर इसका मान निकालने पर 0 आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है क्या 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसकी हमको जांच करनी है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 6 की पावर n को x मान लेना है। क्या मान लेना है? x से। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना x बराबर 6 की घात n, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमें n की जगह पर प्राकृत संख्या रख के देखेंगे। n की जगह पर प्राकृत संख्या रख के देखेंगे। n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं। उसी से ही हमको पता चल जाएगा कि क्या 6 की घात कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो अब क्या करना है, n की जगह पर पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर रख देते हैं हमें। अतः समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में n बराबर 1 रखना है हमको। तो x बराबर 6 की घात n की जगह पर 1 लिखना है। यानी 6 की घात क्या है? 1। तो 6 की घात 1 का मान निकाल लीजिए। तो 6 की घात 1 का मान क्या होगा? 6 होगा। तो x बराबर क्या आया? 6। पुनः रखिए समीकरण 1 में n बराबर 2 भी रख के देख लो। यहां पर हम लिख देंगे पुनः समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 पे चलिए। x बराबर 6 की घात n, अब n की जगह पर हमको क्या लिखना होगा? 2 लिखना होगा। अब 6 की घात 2 का मान निकाल लो। जितनी घात होती है उसका उतनी बार ही गुणा करके मान निकाल लेते हैं। 6 की घात 2 है, तो 6 गुणा 6 2 बार करना है। 6 गुणा 6 करेंगे 36 आएगा। तो कितना आया भैया? x बराबर 6 की घात 2 का मान है 36 आया। x बराबर ऊपर था आया 6, नीचे आया x बराबर 36। n बराबर 2 रखने पर एक मान और रख के देख लो। पुनः समीकरण 1 में n बराबर 3 रख देते हैं। पुनः समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर रखिए n बराबर 3। तो देखिए x बराबर 6 की घात n की जगह पर हमको क्या लिखना है? 3। अब 6 की घात 3 का मान निकाल लो, यानी 3 बार गुणा करना है। 6 गुणा 6 गुणा 6
6 गुणा 6 करने पर आएगा 36, फिर 36 गुणा हमको 6 और करना है तो 216 आएगा। कितना आएगा? 216 आएगा। अब आप ये अंदाज लगाइए कि ये संख्या कहां पर समाप्त हो रही है, यानी इकाई अंक देखना है हमको कि इकाई अंक क्या आ रहा है। यहाँ पर जब हमने n बराबर 1 रखा था तो x से बराबर 6 है, यानी इकाई अंक 6। जब हमने समीकरण 1 में n बराबर 2 रखा तो 6 की घात 2 का मान कितना है? 36। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आया? 6। फिर हमने पुनः समीकरण 1 में n बराबर 3 रखा तो 3 रखने पर 6 की घात 3 का मान कितना है? 216। तो सब में इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि n का मान कुछ भी रख लीजिए, यानी प्राकृत संख्या है n, तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से चालू होंगी, तो 1 से अनंत तक कुछ भी रख लीजिए, 6 की घात n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये आपकी कहां पर समाप्त होगी? 6 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर नीचे हमको हिंदी लिख देनी है, जो हिंदी में इधर लिख रहा हूं नीचे। तो देखिए नीचे लिख देंगे हमें, अतः स्पष्ट है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। और आपसे कहा जाए कि कहां पर समाप्त होगी, आपका जवाब होना चाहिए कि 6 पर समाप्त होगी। कहां पर समाप्त होगी? 6 पर, 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो नोट कर लेना इसको। इसी प्रकार से करना है हमको। 6 की घात n को x मानना है, समीकरण 1 देना है। फिर समीकरण 1 में हमको प्राकृत संख्या रखनी है। प्राकृत संख्या हमारी 1 से चालू होती है, तो सबसे पहले हमको n बराबर 1 रखना होगा, तो x का मान है 6 आएगा। फिर पुनः रखना है हमको समीकरण 1 में n बराबर 2 रखना है, तब x बराबर 6 की घात 2, तो 6 की घात 2 का मान 36, तो x बराबर 36 आएगा। पुनः हम एक मान और रख लेते हैं समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 6 की घात 3 होगी। 6 की घात 3 का मान 216 होगा। तो इन तीनों ही मानों से हमको पता चल गया कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या कुछ भी ले लीजिए, n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी ले लीजिए, उसका मान जो भी आएगा सॉल्व करने पर 6 की घात n को, तो उस संख्या में इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। हमेशा वो 6 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमको व्याख्या करनी है, हमको बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भैया इनको सॉल्व करने से पहले आपको भाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो देखिए भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बनाई है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड एक में स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी होती है, यानी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे 2 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, केवल एक का और स्वयं का ही जाता है, इसलिए 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 में अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, एक का और स्वयं का ही जाएगा। 4 में स्वयं का भी जाएगा, 4 का, एक का भी जाएगा, और अन्य संख्या 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं अन्य संख्या का भाग चला जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या एक क्या हो, गुणनखंड हो। क्या हो, गुणनखंड हो, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए हमको सबसे पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद हमको ये सॉल्व करना है। तो देखिए ले लीजिए, ऊपर वाली संख्या को लिख लेना, इसको लिख लीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। व्याख्या करना बहुत आसान है, देखते रहिए।
मेरे साथ पूरी वीडियो को। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि वीडियो को आप देख रहे हो तो यानी वीडियो को पूरा ही देखिए, उसको स्किप नहीं करना, आप उसको पूरा देखिए, रफ में करके देखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आप इसको लिख लेंगे, एक बार लिख लिया हमने। अब देखिए ये अपन का एक पद है और ये अपन का दूसरा पद है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। 13 संख्या यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो हमको 13 को कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेंगे हम 13, तो यहाँ से तो 13 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? 7 और 11 बचेगा, गुणा में लिख दीजिए 7 गुणा 11, आगे प्लस है तो प्लस। अब 13 यहाँ पर था, वो भी हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 13 का भाग दे दीजिए 13 में, पता चल जाए क्या बचेगा? 1 बचेगा। 13 का भाग 13 में 1 बार जाएगा। बस इतना काम करना है, आपको कॉमन लेना है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपकी जो संख्या है, इसे कहा गुणनखंड क्या है? 13 है। 13 के भी अलावा ये संख्या आपकी बच जाती है, तो यानी 13 से ये संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। गुणनखंड है ना 13, गुणा में है 13, तो जो गुणा में होगा वही गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 13 एक गुणनखंड है संख्या का, तो यहाँ पर इसके बारे में बता देना है हमको कि अतः यह संख्या भाज्य है। अतः यह संख्या किससे भाज्य है? 13 से, क्योंकि 13 क्या है इसका? ये गुणनखंड है। अतः यह संख्या 13 से भाज्य है। क्यों है बता दीजिए? क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड क्या है भैया? 13 है। क्या है? गुणनखंड 13 है। ठीक है, अब हमने बता दिया ना ये संख्या किससे भाज्य है? 13 से भाज्य है, क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड क्या है? 13। 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो 13 गुणा में है। 13 ये संख्या क्या है? ये गुणनखंड है। 13 के अलावा भी ये संख्या बचती है, यानी इस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। ठीक है ना, 13 से भाज्य है। अब दूसरी संख्या उठा लीजिए, यही काम दूसरी संख्या में करना है, तथा इसको लिख लो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या है? 5। अब देखिए ये पूरी एक संख्या है, एक पद है, गुणा में है, और ये दूसरा पद है। आपको यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या नजर आ रही है ना? 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वही काम यहाँ पर करना है आपको। 5 को कॉमन लेना है। क्या करना है? 5 को कॉमन लेना है। तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा। 5 को छोड़ दीजिए और सबको लिख दीजिए 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, बचे क्या? यहाँ पर 1 बचेगा। 5 का भाग 5 में एक बार जा रहा है ना, तो 1 बचेगा। अब ये बताइए इस संख्या का गुणनखंड क्या है? 5। तो ये संख्या आपकी 5 से भाज्य है, तो यहाँ पर यही हिंदी हमको यहाँ लिखनी है। अतः यह संख्या 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य है क्योंकि इसे संख्या का गुणनखंड क्या है? 5 है। गुणनखंड 5 है। अब बताओ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या क्या है? भाज्य हैं। तो यहाँ पर नीचे और लिख देंगे हम, नीचे जगह नहीं है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, नीचे और लिख देंगे थोड़ी सी हिंदी। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों संख्याएं जो हमको दी गई संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं
भाज्य हैं। क्या हैं? भाज्य हैं। बस ये आपकी व्याख्या हो गई। इसी प्रकार से करना होगा हमको इस क्वेश्चन को। देख लेना और बार बार रफ में करके देखना। जो वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप मिलकर मेरे साथ अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। 100 में से 100 भी ला सकते हैं आप अगर मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपके सामने देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया इस वृत्ताकार मैदान, जो ये वृत्ताकार जो मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, उस के चारों ओर कौन दौड़ती है? सोनिया दौड़ती है और उसका एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ऐसा होता है ना कि एक तो तेज दौड़ रहा है और एक धीमे दौड़ रहा है। तो देखिए ये आपका एक वृत्ताकार क्या है? मैदान है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो हम मान लेते हैं कि वे दोनों, एक तो यहाँ पर है सोनिया और एक यहाँ पर है रवि, दोनों इस दिशा में दौड़ रहे हैं। तो जब दौड़ेंगे तो देखिए रवि को कम समय लग रहा है, तो रवि यानी तेज दौड़ रहा है, और सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो ये धीमे दौड़ रही है। तो जैसे ये दौड़ते जाएंगे तो रवि तो आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो वे दौड़ते रहेंगे तो कोई समय ऐसा आएगा कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान यहाँ पर दोबारा एक साथ मिल जाएंगे। तो वही हमको निकालना है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमको इसका पता करने के लिए 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 12 और 18 का एलसीएम। तो देखिए क्वेश्चन को यानी वीडियो को बंद करके, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पूरा लिख लेना। प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा है काफी, पूरे बोर्ड पर आया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर करा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए हमको क्या करना होगा? 18 और 12 का एलसीएम लैसे निकालना होगा। लैसे जितना आएगा वही अपन का आंसर होगा। वीडियो को पूरा देखते रहना और मेरे साथ जमकर मेहनत करनी है भैया आपको। ये नहीं है कि 1-2 दिन ही आपने मेहनत की, बरकरार करना पड़ेगा। आपको लगातार मेहनत करनी है, तब ही जाकर के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हल में हमको लिख देना है अतः वे कौन? सोनिया और रवि। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बराबर क्या करना है भैया हमको? 18 व 12 का एलसीएम निकालना है। 12 व 18 का जितना एलसीएम आएगा वही अपन का आंसर होगा, पता चल जाएगा हमको। तो देखिए एलसीएम निकालना मैंने खूब अच्छे तरीके से बताया है, पहले वो दूसरे क्वेश्चन में हमने सीखा है। तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है उन सब के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने होते हैं। तो हमको 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने हैं। तो देखिए कर लीजिए 12, 18
दोनों के इकाई अंक कैसे हैं? 2 है, एक है 8 है, तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, दीजिए। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 का भाग फिर जा रहा है 6 में, तो 2 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, जिसमें नहीं जाता इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। और 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार? 3 बार, ठीक है ना। अब 3 का जाएगा, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। अब पुनः देंगे हम 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 ज्यों का त्यों रहेगा अपन का। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए हमने, अब क्या करना है? इन्हीं का गुणा कर लेना है। तो कर लीजिए इनका गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कर लीजिए। 3 गुणा 3 करो, 3 3 9, 9 गुणा 2 करो, 9 2 18, 18 गुणा 2 करो, 18 2 36। अब पीछे लगाना है मिनट, क्योंकि 12 और 18 क्या है आपकी? मिनट। तो आपको पता चल गया होगा कि सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यही अपन का करेक्ट आंसर होगा। तो सरल है ना, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर सरल है। 18/12 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो आएगा उसके बाद हमको मिनट लगा देना है, क्योंकि 12 और 18 हमको मिनट में दिए हुए हैं। अगर ये सेकंड में दिए हुए होते तो हम 36 के पीछे सेकंड ही लगाते, और ये घंटे होते तो हम 36 के पीछे घंटे ही लगाते। आगे होगा समझ में। प्रश्नावली 1.1 आपकी समाप्त है। अब मैं अगली वीडियो इस प्रश्नावली में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को लेकर के आऊँगा। वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्यों एग्जाम में बहुत एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना। तो यह वीडियो को छोड़ करके जा रहे हो तो लाइक करते जाइए भैया, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।